नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। दोषियों को जल्द सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन का ऐलान। पीएम ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अधिसूचना जारी की। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी। मॉनसून सत्र का कामकाज चौथे दिन भी प्रभावित। सरकार चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए फिर दिया प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्रियों की छात्रों से बातचीत से मुद्दे का हल निकालने की अपील। एक्शन मोड में शुभेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल में सालों से चला आ रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा अब होगा समाप्त। सरकार का सख्त रुख। साल 1997 से अब तक जारी सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच का फैसला। रोमानिया दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति आवास कोट्रोसेनी पैलेस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों देशों के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक साझेदारी को मिलेगी और मजबूती। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का विजयी शुरुआत। 7 विकेट से हराकर T20 सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। वैभव सूर्यवंशी ने खेली अर्धशत की पारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि छात्रों के करियर से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी। देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के कारण सालों की मेहनत गंवाने वाले छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने सीधा हस्तक्षेप करते हुए एक बार फिर बता दिया कि युवाओं का हित उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही पीएम ने साफ कर दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के इस ऐलान का गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। वहीं राजनाथ सिंह ने लिखा कि भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना पीएम के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का पीएम मोदी का निर्णय युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णायक कदम उन लोगों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो हमारे युवाओं की आकांक्षाओं और भविष्य को खतरे में डालते हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं ने भी पीएम के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बच्चों के अभिभावकों को भरोसा दिलाने वाला है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे बच्चों का विषयों में एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाना चाहिए।
इसके लिए सरकार कंप्लीट मेहनत और डेडिकेशन के साथ कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए। पीएम साहब ने फास्टैग कोर्ट के बारे में जो भी उल्लेख की है, इसका मूल लक्ष्य यही है कि हमारे विद्यार्थियों के भविष्य हमेशा सुरक्षित हो। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी पीएम के इस ऐलान की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं विपक्ष हमेशा की तरह एक बार फिर विरोध ही कर रहा है। देश के विपक्ष से कहना चाहता हूं, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए बंद करें। देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदा काम करते रहे। प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आज आप कह रहे हैं कि हम जो हैं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, जल्द से जल्द समाधान करेंगे। मैं समझता हूं ये सब खोखली बातें हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में हुई एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक में भी संदेश दिया था कि सरकार के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कह के साफ कर दिया कि सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर चौतरफा वार करने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के मानसून सत्र में आज भी पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया, जबकि सरकार ने साफ कहा कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने कहा कि छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सदन के भीतर बहस और नारेबाजी के साथ साथ संसद परिसर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। लगातार हंगामे की वजह से मानसून सत्र के पहले सप्ताह में सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और अभी तक कोई खास विधायी कामकाज नहीं हो पाया है। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सरकार ने दोनों सदनों में बार बार कहा कि पेपर लीक पर सदन में वो चर्चा करने को तैयार हैं और विपक्ष को छात्रों के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं। दोनों सदनों में विपक्ष ने चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिससे हंगामे के कारण सदन का कामकाज प्रभावित हुआ। लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। सदन की शुरुआत होने से पहले संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के सांसद एक दूसरे के आमने सामने नजर आए और जमकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा नजर आया। Today PM has announced that fast track process will be set roll, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charged. If something happens to even one of them, it is his responsibility. संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र के पहले सप्ताह कामकाज प्रभावित हुआ है, जबकि सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऋषि कुमार, अनुज यादव और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। पेपर लीक पर सख्ती के सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के फैसले को लेकर छात्रों में उम्मीद जगी है। वहीं सरकार इस फैसले को लागू करने को लेकर आगे बढ़ती नजर आ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सरकार संबंधित हाईकोर्ट से अनुरोध करेगी ताकि जल्दी इस दिशा में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके। केंद्र के फैसले को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सराहा है और वहीं आम छात्र इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं।
पेपर लीक जिसने लाखों युवाओं के सपनों को झकझोर दिया, अब उसी पर सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया को तेज किया जा सके और दोषियों को जल्द सजा मिले। दावा है कि नीट पेपर लीक मामले में जिन शहरों में एफआईआर दर्ज हुई, शुरुआत में उन शहरों में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। कोलकाता और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है, वहीं औरंगाबाद और नागपुर में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए केंद्र सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखेगी। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत बनाई जाएंगी। इस एक्ट के तहत पेपर लीक, प्रश्न पत्र चोरी और परीक्षा में संगठित धांधली को गंभीर अपराध माना गया है और इसमें छात्रों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद का प्रावधान है। साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून यूपीएससी, एसएससी और एनटीए के साथ ही आरआरबी और केंद्र सरकार की कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है। पेपर लीक के अपराध में दोषी पाने जाने पे जल्दी सजा मिले, इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। उधर देश भर के छात्रों ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि अगर रोजाना सुनवाई होगी तो वर्षों तक मुकदमे लंबित नहीं रहेंगे और पेपर लीक करने वालों में कानून का डर पैदा होगा। पूरा विद्यार्थी वर्ग प्रधानमंत्री जी के इस कार्य की सराहना करता है और जिस तरह ये मामला उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया है, हम आशा करते हैं कि इसका जल्दी ही निवारण हो नीट के विद्यार्थियों के लिए। जिस प्रकार का उन्होंने फैसला लिया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, एक विद्यार्थी होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम नीट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मेन चीज़ है हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम सब मिल के कैसे इस चीज़ को और अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकें। अभी आप देखो कल पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो लगातार इंडिया में पेपर लीक हो रहे हैं। हमें सोल्यूशन पे जाना है, न कि प्रोटेस्ट पे आ जाए। पेपर लीक पर सख्त कानून के बाद अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहल सरकार इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विशेष अदालतों की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। दिल्ली में नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार और प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की नई पहल सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत का एक और प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत के लिए फिर आमंत्रित किया और अपील की कि छात्र बातचीत के जरिए मामले का हल निकालें। नड्डा साहब, मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? नहीं, अभी नहीं। हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है और अब तक 4 बार प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बातचीत छात्रों की सुविधा के मुताबिक कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में
देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ में ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका छात्रों की मूल मांगों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। पुलिस का दावा है कि कुछ उपद्रवियों के हाथों में तलवार, खुखरी, डंडे और पत्थर भी थे। इनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए किया गया। पूरा दिन प्रोटेस्टर जो नारेबाजी और रोडदंगबाजी करते रहे। 2:30-3 बजे के आसपास करीब 5-6 हज़ार की भीड़ हो गई थी। उनमें से 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने की कोशिशों को लेकर लोगों और विशेषकर छात्रों और युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार अब तक पाकिस्तान से जुड़े 400 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जा चुका है। ये अकाउंट सुनियोजित तरीके से भ्रामक सामग्री और अफवाहें फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दिए जाने को लेकर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया है और बताया है कि आदेश किसी हालिया विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। पुलिस के अनुसार एनएसए के तहत इन शक्तियों का विस्तार एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे हर 3 महीने में रिन्यू किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मौजूदा नवीनीकरण आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जो 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश संबंधित विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले जारी किया गया था और इसके हाल के घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने साफ किया है कि नियमित प्रक्रिया को संदर्भ से हटाकर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच के फैसले ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। सरकार इसे अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ बड़ा अभियान बता रही है। वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि 1997 से अब तक के सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच होगी। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के समुद्र मंथन ने अब एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। सालों से चला आ रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा अब समाप्त होने जा रहा है। राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 1997 से अब तक जारी सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच का फैसला लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़े अभियान की घोषणा की। आपका किस डिस्ट्रिक्ट में डिजिटाइजेशन मैक्सिमम हुआ है 14 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर ही में मैक्सिमम निकला। प्राय आपके 50% जो इशू हुआ है वहीं से इशू हुआ है। और सेम डेटा आया जब हमने एडजुडिकेशन हुआ। 60 लाख जो एडजुडिकेशन केस दिए है उसमें प्राय 30 लाख इन 3 डिस्ट्रिक्ट के थे और एसआईआर में सबसे कम कटे इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में। मतलब इन डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट तैयारी हो गए थे जिनको एसआईआर में एक्सेप्ट हो गया जो डॉक्यूमेंट में थे, पर एक्चुअली गलत निकले। जब जुडिशियल स्क्रूटनी हुई
एक्चुअली गलत निकले जो हमने चेक किया। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेश सीमा से सटे 3 जिलों मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिले में मिले। इन 3 जिलों से ही 60 लाख मामलों के एडजुडिकेशन में 30 लाख मामले जुड़े थे। ऐसे में जिलावार आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बात मुर्शिदाबाद की करें तो यहाँ 2,40,755 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उत्तर दिनाजपुर में 1,53,658 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। वहीं बात मालदा की करें तो यहाँ से 1,48,877 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़े सामने आए हैं। इस गंभीर मुद्दे पर मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि कोई भी अवैध विदेशी नागरिक राज्य में नहीं रह सकेगा। एसआईआर के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार अब पूरे सिस्टम को साफ करने का बीड़ा उठा चुकी है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिले साक्ष्यों पर नजर डालें तो साल 2025 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। साल 2023 में 1,21,453 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं साल 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 3,81,591 पर पहुंच गया, जबकि साल 2025 में 10,45,451 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो एक असामान्य बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं साल 2026 में भी 5,12,632 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुछ तत्वों ने मतदाता सूची शुद्धिकरण से पहले बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की कोशिश की थी, जिनकी अब जांच होगी और अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि 1997 से अब तक के सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। जांच के आधार पर एक अद्यतन डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यह डेटाबेस केंद्र सरकार के पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सभी फर्जी और अवैध प्रमाण पत्र रद्द होंगे, साथ ही इसे रखने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि अब नगर निगम मेयर, नगर पालिका चेयरमैन या पंचायत प्रधान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकेंगे। केवल अधिकृत सरकारी अधिकारी ही यह अधिकार रखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार का यह अभियान सिर्फ दस्तावेज सुधार तक सीमित नहीं है। यह राज्य की सुरक्षा, जनसांख्यिकीय संतुलन और लोकतंत्र की पवित्रता को बचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति बनी। बैठक में टीबी उन्मूलन, डिजिटल हेल्थ, पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय, सहयोग और स्वस्थ जीवन शैली जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए 2 नई पहल प्रस्तावित की है। उन्होंने बताया कि दुनिया की आधी आबादी ब्रिक्स देशों में निवास करती है और हम सभी मिलकर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपट सकते हैं। अनुप्रिया पटेल के मुताबिक बैठक में सभी देशों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। मुझे बहुत खुशी है कि ब्रिक्स के इस पूरे फोरम में हमारे आज 11 से ज़्यादा सदस्य कंट्रीज़ हैं और पार्टनर स्टेट्स हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। सबकी सहभागिता रही है और काफ़ी हमारा अच्छा एक डिस्कशन रहा है। अलग अलग देश जो यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए आए हैं, उन्होंने हेल्थ केयर में अपने अपने अनुभवों को साझा किया है और हमारी इस चर्चा में 9 हमारे कोर एरियाज रहे हैं डिस्कशन के, जिसमें कैसे हम सारे देश मिलकर जो एक बहुत बड़ी समस्या है ट्यूबरकुलोसिस की, उसके लिए एक रिसर्च नेटवर्क को बढ़ा सकें। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि ब्रिक्स देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति बनी है। इतना ही नहीं, सभी देशों ने भारत के समग्र स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि दोनों चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से साझा स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में और मदद मिलेगी। ब्रिक्स में शामिल हुए सभी कंट्रियों ने एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर और उसके प्रचार के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने का भी कल तय हो गया और सभी कंट्रीज़ के लोगों ने उसको भी मान्यता दी है। और अब वर्किंग ग्रुप बनने के बाद में निश्चित रूप से आगे चलकर
जो भी ये कंट्रीज यहाँ पर आए थे उनमें भी हमारा आयुष का प्रचार प्रसार और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मदद हो जाएगी। अयोध्या में मणिराम दास छावनी स्थित श्री राम कथा कुंज सभागार में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संतों की बड़ी बैठक संपन्न हुई। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न धार्मिक संगठनों और अखाड़ों के प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक संत महंत शामिल हुए। बैठक के मुख्य मुद्दे के रूप में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के साथ ही मंदिर की गरिमा, श्रद्धालुओं के विश्वास और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद साधु संतों ने एकमत होकर कहा कि अयोध्या को बदनाम करने वाली साजिश को नाकाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में धार्मिक सहमति बनाने का वे स्वागत करते हैं। चंपत राय के विषय पर कहा गया कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं। सभी संतों ने कहा कि अयोध्या के सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। साधु संतों ने कहा कि जो घटना हुई है, जिन्होंने की है, उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। विपक्ष के द्वारा खासतौर से उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया, वे लोग अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो घटना हुई है उस पर संज्ञान लिया, उस पर सबने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने एक मत से ट्रस्ट के अधिकारियों की प्रामाणिकता में, उनकी ईमानदारी में और उनके निष्पक्षता में विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में ये निवेदन किया है कि जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी और जो निरपराध है प्राण की भक्ति में अपने रत हो जाएंगे। सब संतों ने एक मत से कहा है कि श्री चंपत राय जी प्रभु राम के सच्चे भक्त हैं और वो किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं है, ऐसी सब संतों को पूर्ण आशा है। रोमानिया दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति आवास कोट्रोसेनी पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया के राष्ट्रपति निको शोरदान का गर्मजोशी से अभिवादन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा में अपने तीसरे पड़ाव में रोमानिया पहुंची हैं। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बाद एकांत वार्ता टेट भी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा भारत और रोमानिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत और रोमानिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा की गई। इनमें व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा शामिल रही। भारत और रोमानिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देते हुए 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, बुखारेस्ट विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR चेयर की स्थापना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम यानी प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन शामिल है। इन समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने साझा वक्तव्य में कहा कि भारत
और रोमानिया शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों की आधारशिला है। भारत और रोमानिया का संबंध, उन्होंने कहा कि हमने इन क्षेत्रों में MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशक से अधिक समय से परस्पर विश्वास, सम्मान और घनिष्ठ और स्थायी मैत्री रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य के प्रति साझा दृष्टिकोण के साथ आज एक नए चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से भी अधिक समय से परस्पर विश्वास, सम्मान और सशक्त जन से जन संबंधों पर आधारित घनिष्ठ एवं स्थायी मैत्री रही है। समय के साथ हमारी साझेदारी निरंतर सुदृढ़ हुई है और आज ये अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, मजबूत सहयोग तथा भविष्य के प्रति साझा दृष्टिकोण के साथ एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने के लिए तैयार है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित दूसरे भारत हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 में वीडियो संदेश के माध्यम से ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहा है। श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां हरित हाइड्रोजन परिवर्तन में अग्रणी राष्ट्र बनने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हरित हाइड्रोजन अब केवल एक भविष्य की अवधारणा नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक अवसर है। श्रीपद येसो नाइक ने वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन और देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन चालित ट्रेन को भारत की बढ़ती क्षमताओं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में गुजरात के कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश गणेश भाई पटेल सहित ग्रीन एनर्जी एवं उद्योग जगत के अनेक दिग्गज शामिल थे। ग्रीन एनर्जी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन तक जो फ्यूचरिस्टिक जो भी हमारे फ्यूल्स है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए दुनिया के साथ आगे बढ़ने का निश्चय भारत ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। हर एक सेक्टर के अंदर जिसमें एनर्जी जुड़ी हुई है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उसमें केवल आरी की बात नहीं है, लेकिन आरी के साथ साथ हाइड्रोजन भी एक फ्यूल बने और साथ में जितने भी अपने इंडस्ट्रीज जो हाइड्रोजन के साथ संलग्न है उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे हो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो उससे हम पूरा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप कर चुके हैं। हमारा अपना रिसर्च है, हम उसका हर कंपोनेंट इंडिया में बनाते हैं और ये एकदम सही में ये आत्मनिर्भर का जो पॉलिसी उसको फॉलो करते हैं और उसमें हम इसे हम कह सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रोलाइज़र है। जो अभी तक सब लोग बाहर को इंपोर्ट करके लाते थे, हम उसको इंडिया में ही बनाते हैं और बहुत ही एफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइज़र है और बहुत ही कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। भारत की एक और बड़ी कामयाबी, DRDO ने लंबी दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण किया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण भारत की बड़ी कामयाबी है। कुशा मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी और ऊंचाई पर मौजूद कई तरह के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भारत की अहम उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री के मुताबिक लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने वाली क्षमता दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। इससे ऐसी प्रणालियों के लिए आयात पर निर्भरता खत्म होगी और देश की हवाई रक्षा क्षमता में एक बड़ी बढ़त हासिल होगी। भारत ने रक्षा तकनीक में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। DRDO की GTRE ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया है। GTRE ने इस इंजन के निर्माण और असेंबली के लिए हैदराबाद की आज़ाद इंजीनियरिंग को इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर चुना था। 22 जुलाई 2026 को आज़ाद इंजीनियरिंग ने इस इंजन को सफलतापूर्वक तैयार करके GTRE को सौंप दिया। ये उपलब्धि भारत की एडवांस इंजीनियरिंग, स्वदेशी तकनीक और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
रक्षा मंत्रालय और DRDO ने इसे वैज्ञानिकों और उद्योग के सफल सहयोग का उदाहरण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून में संशोधन की आवश्यकता जताते हुए कहा कि मुआवजे से जुड़े विवादों का फैसला सरकारी अधिकारियों के बजाय कानूनी विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कानून के तहत तय होने वाले मुआवजे और अन्य कानूनों के तहत मिलने वाले मुआवजों में बड़ा अंतर है, जिससे भूमि मालिकों के साथ असमानता की स्थिति बनती है। साथ ही अदालत ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रावधानों में आवश्यक सुधार पर विचार करने की भी जरूरत बताई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 6 हफ्ते के भीतर पटना में गंगा नदी के किनारे नौजर घाट से नूरपुर घाट तक सभी अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश के पालन पर जिम्मेदार अधिकारी से हलफनामा भी मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी निचली अदालत या कि अंतरिम रोक इस आदेश में बाधा नहीं बन सकती। साथ ही सभी राज्यों से गंगा तट पर अतिक्रमण की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में यमुना नदी के किनारे हो रहे निर्माण कार्य से जुड़ी 2 याचिकाओं पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और 23 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि निर्माण कार्य के कारण वृंदावन में यमुना नदी का बहाव सकरा हो सकता है। नदी का प्राकृतिक प्रवाह बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने और किसी भी नए निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कर्नाटक में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान 47 लाख से अधिक मतदाताओं को सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया है। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किए गए घर घर सत्यापन में बिना भरे हुए गणना फार्म, सत्यापित न हो सके पते, डुप्लीकेट नाम, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाता और मृत मतदाताओं जैसी विसंगतियां सामने आई हैं। इस मुद्दे पर कर्नाटक भाजपा ने कहा है कि चुनाव आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है और मतदाता सूची पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर भी नाराजगी जताई। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को अवैध रूप से रह रहे लोगों को PRC वितरित करने का कोई अधिकार नहीं है। बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का समापन कोच्चि में हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन सदर्न नेवल कमांड और भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाले कंबाइंड टास्क फोर्स की देखरेख में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 27 देशों के कुल 276 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त 76 फैसिलिटेटर एवं विषय विशेषज्ञ और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम का उद्घाटन 20 जुलाई को रियर एडमिरल दीपक सिंघल, चीफ स्टाफ ऑफिसर ट्रेनिंग, मुख्यालय सदर्न नेवल कमांड ने किया। उद्घाटन समारोह में रॉयल नेवी के कॉमोडोर डैन थॉमस, डिप्टी कमांडर CMF सहित वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न सहभागी देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 ने भारतीय नौसेना के आधुनिक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक सिमुलेटर, एडवांस ट्रेनिंग के तरीकों और प्रोफेशनल विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के सफल आयोजन ने भारतीय नौसेना और CMF की साझेदारी को और मजबूत किया है। और अब बात क्रिकेट की। भारत ने जिम्बाब्वे के साथ खेले जा रहे 3 मैचों के T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। मैच में जिम्बाब्वे से मिले 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 13 ओवर और 2 गेंदों में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त लगा ली है। भारत की ओर से युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली। ईशान किशन 35 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 7 विकेट गंवाकर 125 रन बनाए। भारत के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें सत्र का आयोजन 18 अक्टूबर 2026 को होगा। आयोजकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 23 जुलाई सुबह 7 बजे से लेकर 8 दिसंबर के बीच किया जा सकता है।
वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस रेस में हाफ मैराथन के अलावा ओपन 10 किलोमीटर, ग्रेट दिल्ली रन लगभग 4.5 किलोमीटर, सीनियर सिटीजन रन और चैंपियन विद डिसेबिलिटी रन वर्ग में स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों को प्रतियोगिता में 13 से अधिक देशों के 40,000 से अधिक धावकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। दिल्ली हाफ मैराथन की जो प्रेरणा रही है ये मुझे लगता है बढ़ती जाएगी। इस बार 40,000 पार्टिसिपेंट्स का हमें उम्मीद है और हम रजिस्ट्रेशन और प्रिपरेशन जो कर रहे हैं 40,000 लोगों का कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को डेट है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि पूरा दिल्ली, पूरी देश आए, सपोर्ट करे। रन फॉर अ कॉज, जीरो हंगर हो, बहुत बढ़िया कॉज है। कोई भी कॉज हो, आपको उस दिन करीब 80 से 100 कॉजेज आपको शामिल दिखेंगे इस रेस में। सो रन फॉर अ कॉज, रन फॉर योर ओन हेल्थ एंड फिटनेस। अब महिला की बात करें तो करीब 10,000 महिला का हमें उम्मीद है दौड़ने का। फिट इंडिया का मूवमेंट है और उसमें हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन, मिशन पोषण जो कि एक न्यूट्रिशन की भूमिका है बच्चों की ज़िंदगी में, तो वो पूरा गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम तो है ही। और उसके साथ में जो ये मैराथन का जो मैसेजिंग भी है कि ज़ीरो हंगर और कॉर्पोरेट्स को वो CSR को जो जोड़ रहे हैं इसमें, ताकि न्यूट्रिशन के साथ में जो है CSR जुड़े, ताकि अच्छा क्वालिटी जो है पोषण, न्यूट्रिशन बच्चों को एंड ऑल द नीडी फैमिलीज़। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि कॉज के साथ जब हम चलते हैं तो सिर्फ ये चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, बल्कि देश के विकास में सबका एक साथ मिलकर के योगदान देना है। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टिंग अभियान की अगुवाई करेंगे। ग्लासगो में मौजूद हमारे सहयोगी नारायण सिंह ने खास बातचीत में मीराबाई चानू ने कहा कि उनका लक्ष्य देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। मीराबाई ने खिलाड़ियों के हित में सरकार द्वारा लागू की गई एथलीट केंद्रित नीतियों की सराहना की। ग्लासगो में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ हैं भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं। मीरा, आपका स्वागत है। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो गए हैं, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? किस तरह से आपने हर मंच पे मेडल दिलाया है भारत की टीम को? क्या इस बार भी वही प्रदर्शन दोबारा होगा यहाँ पर? हाँ, मैं पूरा तैयारी में हूँ। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी टीम पूरा तैयारी अच्छी चल रही है। हम पूरा कोशिश करूँगी कि इंडिया के लिए हम मेडल दें। मीरा पूरी तरह से तैयार है इन गेम्स के लिए, लेकिन मीरा एक बात करें, जिस तरह से हमारा भारतीय खेल है बहुत बढ़ रहा है, चाहे किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो, ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर स्तर पर हमारे खिलाड़ी लगातार मेडल जीत रहे। तो भारत जो सरकार है उसके सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारी साइड टॉप्स और हमारे फेडरेशन और हाँ, जो भी पूरा इंडियन गवर्नमेंट को मैं थैंक यू ही बोलना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स के लिए इस बार काफ़ी उन्होंने चेंजेस किया है। हम काफ़ी मतलब डॉक्टर चाहिए और स्पोर्ट्स साइंस के लिए हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या क्या और करना इम्प्रूव करना चाहिए, वो सब हम जब भी बताते हैं तो सब कुछ मिल रहा है। तो काफ़ी चेंजेस है। तो इसलिए मुझे बोलना चाहूँगी कि हर टाइम में, हर कंपटीशन में एथलीट मेडल भी दे पा रही हूँ और अच्छी तरीके से रिहैब वो सब होते हैं। तो इंजरी आते हैं तो रिहैब को बहुत ज़रूरत है, फिजियो की बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सब को हर टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, तो ये सबसे हमारे लिए अच्छी बात होता है। मेरा अभी एशियन गेम्स भी आने वाले हैं, उसके बाद फिर LA ओलंपिक्स है, तो उसको नज़र रखते हुए आप कॉमनवेल्थ गेम्स को एक प्लेटफॉर्म मानती है, उसकी तैयारी के लिए काफ़ी अहम होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में ये कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं ज़्यादा वो तो नहीं एफर्ट नहीं लगाऊंगी, पर ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एशियन गेम्स में क्या क्या होगा, क्या और चेंज कर सकते हैं, वो सब देखने का अभी टाइम मौका मिलेगा। तो ज़्यादा फोकस मैं एशियन गेम्स में ही रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है कि 2 महीने ही बचा है, तो मैं उसी को ही ज़्यादा फोकस रखूँगी।
तो बिल्कुल जिस तरह से मीराबाई चानू का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर से उनकी मेडल जीतने की कोशिश होगी और साथ ही वो एशियन गेम्स को इस प्लेटफॉर्म को एक एशियन गेम्स की तैयारी का मंच भी मानती हैं। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। भारतीय लॉन बॉल्स खिलाड़ी नवनीत सिंह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान को लेकर भरोसा जताया है। हमारे संवाददाता नारायण सिंह से खास बातचीत में उन्होंने विश्वास जताया कि वे प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पदक जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इंडिया के टॉप लॉन बॉलर हैं नवनीत। नवनीत, आपका स्वागत है। पिछले एडिशन में आपने मेडल जीतकर इतिहास रचा था। इस बार फिर एक बार यही कोशिश रहेगी कि भारत के लिए पदक जीतें और इतिहास को दोहराएं? जी हाँ, कोशिश वही रहेगी। हमारी तैयारी पूरी है, हमने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, अपनी ट्रेनिंग करी है और जिस तरह से हमने पिछली बार अपने फोकस रख के अपने देश के लिए खेला था, वही मन में और अपने दिमाग में उसी चीज़ को रख के अपना आपा नहीं खोना है, अपना जो सीखा है, जो ट्रेनिंग करी है, अपने बेसिक्स पे स्टिक रहना है और मुझे आशा है कि हम इस बार और अच्छा करेंगे और देश के लिए और अच्छे मेडल्स लेके आ पाएंगे। नवनीत, अगर देखें तो इस बार टूर्नामेंट का फॉर्मेट ज़रा डिफरेंट है क्योंकि पूल मैचेस में सभी मैचेस जीतने हैं और जो टॉप पे जो टीम आएगी वही सेमीफाइनल्स तक जा सकेगी और पिछली बार शायद क्वार्टर फाइनल्स भी था, तो काफ़ी मुश्किल हो गया। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? काफ़ी मुश्किल हो गया है। मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ इस एंगल से कि एथलीट के लिए कोई भी कंडीशन सेम और आसान कभी नहीं होती है। हर टूर्नामेंट, हर इवेंट जिसमें हम खेलने जाते हैं वो हमेशा अलग चैलेंजिंग होता है। तो ये इस बार अलग चैलेंजेस के साथ आया है, तो हम इसके लिए उसी तरह से तैयारी करने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग को उसी तरह से ट्रेन कर रहे हैं, अपने को बहुत स्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अब इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचना है और इफेक्ट नहीं होना है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि लगातार भारत सरकार स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ खिलाड़ियों की मदद कर रही है? बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार हमारे प्लेयर्स और एथलीट्स के लिए कर रही है। इसी से हम अच्छा रिजल्ट देंगे, हमें भी मोटिवेशन आती है, हम भी देश के लिए और मेहनत करने का हमें अंदर से जज्बा आता है। तो सरकार का एक बहुत ही अहम रोल है जो कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार खिलाड़ियों से संवाद करते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं और उनसे मिलते भी हैं। खिलाड़ी भी काफ़ी इससे प्रेरणा लेते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जब हम अपने पोडियम पे खेलने के लिए खड़े होते हैं, अपने खेलने के लिए जाते हैं कि हमें पोडियम पे पहुंचना है, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि मेडल जीतेंगे तो मोदी जी से डायरेक्ट बात होगी। तो वो एक बहुत ही अंदर से एक जोश भर देता है हम सब के अंदर कि नहीं, खेलना है, हमें उनसे मिलना है, हमें उनसे बात करनी है। तो ये आई थिंक कि किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेयर के लिए ये होना और करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही और वो सरकार दे ही रही है, स्पोर्ट्स साइंस है और तमाम तरह की फैसिलिटीज़ खिलाड़ी को मिल रही है, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल कनेक्ट है, जिस तरह से टॉप लीडरशिप से मिल रहा है, खिलाड़ी उससे काफ़ी प्रेरणा लेते हैं और वो भी चाहते हैं कि देश का नाम बढ़ाएं, देश के लिए मेडल लाएं। और यही वजह है कि न केवल कुछ चुनिंदा खेलों में बल्कि उन खेलों में भी जहाँ भारत पीछे था, उन खेलों में भी आगे आके मेडल जीत रहा है। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। देश के कई हिस्सों में मानसून अब राहत नहीं बल्कि आफत बनता जा रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं अनेक शहरों को बाढ़ में और अनेक गांवों को बाढ़ ने डुबो दिया है बारिश की वजह से। कहीं पर पहाड़ दरक रहे तो कहीं रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। असम में लाखों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात में 24 घंटे में ऐसी बारिश हुई है जिसने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से फ़ोन पर बातचीत की है। उन्होंने बाढ़ और जलभराव की स्थिति की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के कई राज्यों में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे भयावह हालात असम में है, जहां 25 जिलों के 1800 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं। 9 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 40 के पार तक पहुंच गई है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया और गोलाघाट के राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर बाढ़ के हालात का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मुझे फोन किए थे
और उन्होंने भी मुझे बोला कि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम असम भेजा जाएगा। मेरा विश्वास है कि दोनों सरकार मिलके हम दुख का समय में लोगों का साथ खड़ा होने में सक्षम हो। उधर सिक्किम के नामची में एनएचपीसी टनल हादसे में राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। मलबे से अब तक 22 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 श्रमिकों की तलाश अभी भी जारी है। दक्षिण गुजरात में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वलसाड जिले के उमरगांव में सिर्फ 24 घंटे में 1064 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो देश के इतिहास में तीसरी सबसे अधिक दैनिक वर्षा है। लगातार बारिश से औरंगा नदी उफान पर है। वलसाड, सूरत और आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों और सड़कों तक पहुंच गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से सूरत और मुंबई के बीच रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। कई प्रमुख ट्रेनों को रास्ते में ही रोकना पड़ा। एहतियात के तौर पर सूरत जिले में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण और मध्य गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर भारी बारिश से पैदा हुए हालात के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। वसई, विरार और नालासोपारा के कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पालघर जिले में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुंबई के लिए येलो अलर्ट और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार 4 दिनों से बारिश का कहर जारी है। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि तवी समेत कई नदियां उफान पर हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन और पत्थर गिरने से कई जगह बाधित है। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और शिव खोड़ी यात्रा लगातार 5वें दिन भी स्थगित रही। देश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान भी भारी से अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में प्रयास किया जाएगा। और इस समय बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई होगी। कल कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जाएगा। पिछले 2.5 महीनों में पेपर लीक के कई दोषियों को पकड़ा गया है। वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छात्र हित में तत्काल परीक्षा लेना बेहद ज़रूरी था, इसलिए परीक्षा तत्काल ली गई, क्योंकि 1 वर्ष छात्रों का बर्बाद न हो, ये प्राथमिकता थी, ये चाहते थे। रिजल्ट आ चुके हैं, छात्रों में खुशी की लहर है। ऐसे छात्र जो कि सफल हुए हैं नीट की पुनर्परीक्षा में। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के दूसरे सप्ताह में कल कैबिनेट की मीटिंग में बेहद अहम फैसला लिया जाएगा। कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के प्रावधान के साथ कठोर सजा के प्रावधानों का मुसद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। विभागों ने मेहनत करके पूरा मसौदा दिया है और कल कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होगी और इससे सोमवार को संसद के सत्र के अगले सोमवार को इस पर अधिनियम भी आया जा सकता है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में, आइए आपको सुनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया।
और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जारी करते हुए स्पष्ट तरीके से कहा, छात्रों को भी कहा और समूचे देश को उन्होंने संबोधित बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटना छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2.5 महीने में इस बारे में लगातार कार्रवाई की जा रही थी। अनेक गुनहगार जेल में हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2.5 महीने में पेपर लीक के कई दोषियों को पकड़ा गया है, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। सबसे महत्वपूर्ण था छात्रों का 1 वर्ष बर्बाद न हो, इसलिए तुरंत पेपर लीक के बाद, नीट की परीक्षा के बाद तत्काल परीक्षा लेना बेहद ज़रूरी था और ये छात्र हित में ये फैसला लिया गया, क्योंकि छात्रों का 1 वर्ष बर्बाद न हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि छात्रों का 1 वर्ष बर्बाद हो, लिहाजा सरकार ने पूरी ताकत शक्ति का उपयोग करके 22 लाख विद्यार्थियों के पुनर्परीक्षा का इंतज़ाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए पुनर्परीक्षा की गई। कुछ दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। देश भर में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में खुशी की लहर भी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट कहा कि कल कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला होगा। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्देश हमने दिया है। विभागों ने मेहनत करके मुसद्दा तैयार करके सबमिट किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा का मुसद्दा कल चर्चा के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमवार को संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है और जल्द से जल्द इस विधेयक को, इस बिल को पेश किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि छात्र हित सर्वोपरि है। छात्र हित को देखते हुए ये अनेक फैसले लिए गए। सरकार नहीं चाहती थी कि छात्रों का 1 साल बर्बाद हो, इसलिए पुनर्परीक्षा का आयोजन किया गया। पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो संदेश जारी किया है, उसमें स्पष्ट कई बातें कही गई हैं। ये कहा गया है कि छात्र हित सर्वोपरि है, पेपर लीक पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये स्पष्ट संदेश भी दिया गया है कि सख्त विनियमन यानी सख्त कानून भी बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान आज किया गया था। विभागों ने मुसद्दा तैयार कर लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के बाद संभावित जो बिल है उसका मुसद्दा तैयार किया गया है और साथ ही साथ कठोर सजा का प्रावधान करने वाला मुसद्दा कल कैबिनेट की मीटिंग में पेश किया जाएगा और सोमवार को जब संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होगा, जल्द से जल्द विधेयक भी लाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, अगर देखें तो स्पष्ट बेहद संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। इसके पहले जब दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही गई थी और अभी देर शाम तक अगर देखें तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अधिसूचना भी जारी की। एक त्वरित कार्रवाई और संदेश, जो वीडियो संदेश, उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि छात्र हित सर्वोपरि, इसीलिए पुनर्परीक्षा की गई, लेकिन जीरो टॉलरेंस किसी भी तरीके से परीक्षा की धांधलियों को लेकर। सोमवार को कल कैबिनेट की मीटिंग में
बड़ा निर्णय किया जा सकता है नए कानून के निर्माण को भी लेकर? चंद्रशेखर। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, काफी एक ये जो वीडियो संदेश प्रधानमंत्री की ओर से अभी दिया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो संदेश है। ये एक तरफ तो ये दिखाता है कि सरकार वो भी काफी उच्च स्तर पर, खुद प्रधानमंत्री काफी गंभीर हैं जो छात्रों के एक तबके के द्वारा चिंताएं जताई जा रही हैं उसको लेकर के। और दूसरी ओर ये भी इसमें कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। हमने देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के प्रधानमंत्री की ओर से फैसला लिया गया और उसके बाद सरकार के दूसरे विभागों को जो आदेश दिए गए थे वो भी लगातार कार्यान्वित हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और अब ये काफी महत्वपूर्ण एक वीडियो संदेश प्रधानमंत्री की ओर से आया है जिसमें प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि कल कैबिनेट की बैठक में एक बिल इसको लेकर के लाया जाएगा ताकि काफी सख्त कार्रवाई हो जो लोग पेपर लीक करते हैं। क्योंकि हाल के समय में आप देखिए कि आप जब पेपर जब बनता है तो वो एक प्रोफेसर जो है उस पेपर को बनाते हैं, उसके बाद कई चरणों में वो पेपर आगे बढ़ता है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। लेकिन किसी चरण पर अगर कोई लीक कर देता है तो वहां पर उसको किस तरह से सजा दी जाए, इसको लेकर के ये बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। और कहा गया है कि काफी सख्त कार्रवाई जो पेपर लीक की घटनाएं होंगी उन पर ली जाएगी और जो लोग पकड़े जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम देख रहे हैं कि अभी ये जब वीडियो में देख रहा था उसमें प्रधानमंत्री ये भी बता रहे हैं कि पिछले 2.5 साल में काफी लोगों को पकड़ा गया है, काफी लोगों पर कार्रवाई की गई है और 2.5 महीनों की वो बात कर रहे हैं। पेपर लीक के कई दोषियों को पकड़ा गया, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर कहा जा रहा है। उस वीडियो में कई आरोपी सलाखों के पीछे हैं ये कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये साफ एक तरह से आप इसको देखिए कि प्रधानमंत्री फ्रंट पर आकर ये जो एक तरह का कैओस कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया है इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री दे रहे हैं और काफी सख्त से सख्त जो कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठाया जा रहा है। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि सोमवार को संसद में इसको लाया जाएगा, तो ये अब यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का कानून अगर बनाया जाता है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस कानून की जरूरत है। लोग पकड़े जाते हैं, उनको सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता थी नीट पेपर लीक के मामले के बाद कि छात्रों का एक वर्ष खराब न हो, एकेडमिक ईयर उनका प्रभावित किसी तरीके से ना हो। 22 लाख विद्यार्थियों की पुनर्परीक्षा का इंतजाम, 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और अब उसके आगे के चरणबद्ध तरीके से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आज जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया गया, दिल्ली ने उसके उच्च न्यायालय ने उसकी अधिसूचना भी देर शाम तक जारी की, तो किस तरीके से ये माना जाए कि एक पूरा का पूरा जो मूल समस्या है, मूल समस्या के प्रभावी निदान और अंतिम निदान का भी प्रावधान अब धीरे धीरे किया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कल कैबिनेट में जो मसौदा आएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा कठोर सजा के प्रावधान वाला, वो एक संभावित बिल की बात कर रहे हैं, विधेयक जो सोमवार को पेश किया जा सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। क्योंकि वो उस पर पूरा का पूरा कैबिनेट डिस्कस करेगा और उसके बाद संभावित तिथि सोमवार संसद का दूसरे सप्ताह का पहला दिन बताया जा रहा है जब वो बिल का रूप अख्तियार करके सदन में आ सकता है। अश्विनी, देखिए ये आप काफी अच्छी तरह से इसको समझते हैं कि अपराध ना करे व्यक्ति, इसके लिए ऐसी सजा और ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए कि उसको जल्द से जल्द सजा मिल सके, तो वो अपराध नहीं करेगा व्यक्ति और आने वाले लोग भी उस उदाहरण को देखते हुए अपराध नहीं करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक बेसिक इसका आप कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रधानमंत्री ने वही एक आप देखिए कि उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 2.5 महीनों में कार्रवाई की है और सरकार ने लगातार जब से ये पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और नीट के जो पेपर लीक की घटना हुई थी उसके बाद लगातार कदम उठाए हैं। कई लोग इसमें पकड़े गए हैं और उन लोगों पर अब किस तरह से कार्रवाई हो, कानूनी रूप से जल्द से जल्द उनको सजा मिल सके, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार ये कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए कि आप उनको अच्छी सजा दे सकें।
तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपके पास काफी एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जिससे अपराधी को कहीं ना कहीं डर लगे। तो वही कानून बनाने की दिशा में ये अब आगे बढ़ रही है सरकार, और संसद में देखना होगा कि किस तरह से सरकार के इस कदम को वहां पर समर्थन मिलता है। चंद्रशेखर, इसी सरकार ने 2 साल पहले फरवरी में संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम बिल पेश किया था, जो कि जून 2024 में अधिनियम बन के बाकायदा गजट हो गया, बाकायदा नोटिफाई हो गया, समूचे देश में वो लागू हो गया, जिसमें ये प्रावधान किए गए थे कि व्यक्तिगत रूप से नकल या पेपर लीक जैसे मामले में शामिल लोगों पे 3 से 5 साल की सज़ा, 10 लाख तक का जुर्माना। नए प्रावधान थे, बेहद कठोर प्रावधान। गिरोहबंद तरीके से करने वालों पर 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना, संस्थाओं को डिबार कर देना। ऐसे प्रावधान इसी सरकार ने 2024 में पिछले 2 वर्ष पहले किए थे। अब जब ये माना जा रहा है कि कठोर सजा के और प्रावधान, यानी नए अगर विधेयक आएंगे तो वो विधेयक में ऐसे भी प्रावधान संभावित हैं कि जो इन प्रावधानों से भी कठोरतम स्थितियां लाएं, जो कि विशेषज्ञों की, छात्रों की, अभिभावकों की और साथ ही साथ संस्थानों के मानदंडों पर भी खरा उतरे। यानी और कड़े प्रावधान भविष्य में दिखाई पड़ सकते हैं संभावित विधेयक में, जिसकी संभावना दिख रही, जिसका मसौदा कल कैबिनेट में डिस्कस हो सकता है। बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और आज की तारीख में जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, आप देख लीजिए कि नई नई परिस्थितियां आपके सामने होती हैं, तकनीक बदल रही है, नई नई तकनीक आ रही है। तो पेपर लीक करने के तरीके आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो तरीके होते थे, आज तरीके बदल चुके हैं। तो जिस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं, कहीं ना कहीं जो आपका एक सिस्टम है, चाहे वो एग्जाम लेने का सिस्टम हो, उसकी चेकिंग करने का या उसका रिजल्ट बनाने का जो सिस्टम हो, आप परिस्थितियों के अनुसार उसमें और सुधार करते जाते हैं। और बस महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छा होता कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोग जो कंसर्न लोग हैं, वो आपस में मिल बैठ के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते और ये और अच्छी बनती। लेकिन उसकी जगह देश में या राजधानी दिल्ली में किसी तरह का कैओस क्रिएट करना, क्योंकि अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें जिस तरह से दिल्ली पुलिस बता रही है कि कई पाकिस्तानी हैंडल्स का उसमें उपयोग हो रहा है और जिस तरह की भाषा का वहां पर उपयोग हो रहा है, तो अच्छा होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो सब मिल बैठ के इस तरह का काम करते, तो जो प्रक्रिया है, एक परिस्थिति के अनुसार आप अपने कानूनों को परिवर्तित करते रहते हैं, वो आगे बढ़ती। चंद्रशेखर, एक चीज और जानना चाहेंगे, स्पष्ट तरीके से कठोरतम उपाय किए जाने का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ये निर्धारित करेगा त्वरित न्याय हो, स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल के साथ साथ निष्पक्ष पारदर्शी न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित हो, वो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे ही करेंगे। जो वर्तमान कानून है उसमें भी नए प्रावधान जोड़कर उसे कठोरतम स्थिति में लाने के संकेत स्पष्ट हैं प्रधानमंत्री के अपने वीडियो संदेश में। स्पष्ट तरीके से एक साफ संदेश, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ, चाहे वो अन्य चीज़ों के खिलाफ। जब जीरो टॉलरेंस, न्यूनतम सहनशीलता का जो शब्द वर्तमान सरकार ने स्पष्ट धरातल पर उतारे हैं, तो अब ये माना जाए कि जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स पेपर लीक, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन धांधली के किसी भी उपाय पर वो भविष्य में दिखेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए अश्विनी, कोई भी कंडीशन आइडियल नहीं हो सकती। आज की तारीख में आप कोई भी ऐसा सिस्टम तो नहीं बना सकते कि जिस तरह से अगर कोई अपराध की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आपके उस सिस्टम का किसी हिस्सा है और वो पेपर लीक कर देता है किसी तरह से, तो आप यही कर सकते हैं कि आप ऐसी सजा उसको दें कि फिर उसका उदाहरण देखते हुए आने वाले समय में कोई दूसरी ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना करे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए कानून ही एक बहुत बेस्ट एक तरीका है कि ऐसा कानून बने कि उसकी सजा को देखते हुए समाज में डर पैदा हो उसको लेकर के। तो ये काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और सरकार यही कोशिश कर रही है। और वही बात है, मैं अपना जो निजी विचार है उसमें यही कहूंगा कि सारे स्टेक होल्डर, सारे कंसर्न लोग मिल बैठ के इस काम को करते शांति से तो अच्छा था, लेकिन इस तरह से जो कैओस फैला के एक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं काफी एक गंभीर स्थिति भी है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करके फेक खबरें फैलाकर
या कहीं न कहीं इंसान की भावनाओं के साथ खेलकर, तो ये काफी एक गंभीर स्थिति हो सकती है भारत जैसे बड़े देश जी चंद्रशेखर, हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक को लेकर आने वाले दिनों में बड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए पेपर लीक का मामला निश्चित तौर से पीड़ादायक है। पिछले 2.5 महीने में अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो पेपर लीक या परीक्षा में धांधली को कम करते हैं। अनेक गुनहगार जो पेपर लीक के हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था नीट पेपर लीक होने के बाद विद्यार्थियों का 1 साल बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षा बेहद ज़रूरी थी। सरकार ने पूरी शक्ति का उपयोग करके 22 लाख विद्यार्थियों के परीक्षा का प्रबंध किया। पिछले कुछ दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में खुशी की लहर भी है जो सफल हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि इस पर हम संतोष मानने वाले नहीं हैं। हम इस पर संतोष करने वाले नहीं थे। हमने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का निर्देश दिया। आज विभागों ने मेहनत करके मुसद्दा तैयार किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सज़ा का मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया जाएगा। इस पर अंतिम रूप दिया जाएगा इस मसौदे को, और साथ ही साथ सोमवार से संसद का दूसरा जब सप्ताह शुरू होगा, जल्द से जल्द बिल पेश किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तरीके से देश को आश्वस्त किया है, छात्रों को आश्वस्त किया है और समूचे देश को आश्वस्त किया है। वीडियो संदेश जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि छात्र हित सर्वोपरि है। सबसे ज़्यादा जरूरी था छात्रों का एकेडमिक ईयर न बर्बाद हो, छात्रों का 1 साल न बर्बाद हो, छात्रों की मेहनत न बर्बाद हो। पुनर्परीक्षा कराई गई और पुनर्परीक्षा के परिणाम भी आ गए 19 तारीख को, और उसके बाद शांत होने वाली ये सरकार नहीं थी। सरकार ने शुरू किया कि किस तरीके से परीक्षा में हो रही धांधलियों को शून्य किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्देश दिया गया। सभी विभागों ने मेहनत करके एक मसौदा तैयार किया है। कल कैबिनेट की बैठक में वो मसौदा पेश होगा, मुसद्दा जो है वो पेश होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ कठोर सज़ा के प्रावधान वाला जो ये मसौदा है, संभवतः बिल के रूप में एक स्वरूप अख्तियार करके सोमवार को संसद में प्रस्तुत हो सकता है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति और त्वरित न्याय की प्रक्रिया, पेपर लीक के मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा और छात्र हित ही सर्वोपरि, इसी प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश के रूप में लोगों के सामने रखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।